हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आज बहुत सिंपल तरीके इस चैप्टर को भाई हम निपटाएंगे एकदम आसान शब्दों में, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक है। तो हमने आपको एक बात बताया है भैया कि सबसे पहले आपको वन शॉट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है ना, सब में पहले वन शॉट अच्छे से फिनिश करना है, क्योंकि यहां से सारे क्वेश्चन हम वही करवाते हैं जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा भाई पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये अध्याय 7वां है, ठीक है। क्या है भैया? तो ये चैप्टर नंबर 7 है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक, बहुत सिंपल है, रटना तो कुछ भी नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक एक करके टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक आपका ये है, ठीक, कि रोग क्या है। कई बार पूछा गया है कि रोग किसे कहते हैं, और जब भाई परिभाषा पूछेगा ना बच्चों, वो एक नंबर का पूछेगा। क्या भैया? जब कोई परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा वाला जो टॉपिक होता है एक नंबर का होता है। अगर पूछ लिया रोग क्या है, रोग के प्रकार लिखिए, तब ये 2 नंबर का हो जाता है। ठीक है ना। चलिए पहले जान लेते हैं कि रोग किसे कहते हैं, क्या होता है रोग। देखिए, रोग जब कहते हैं ना कि भाई हमें रोग हो गया है, ठीक, तो जब हमारा शरीर क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो, यानी हमारा शरीर किसी कार्य को ना कर पाए, ठीक है, उसके कार्य करने के योग्य ना हो, तब हमें भाई ऐसा कहा जाता है कि हाँ, इनके शरीर में ये बीमारी है, अर्थात ये इस रोग से ग्रसित है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई आपको ये रोग हुआ है। ठीक, तो यहां पर भाई रोग की परिभाषा क्या होगी कि जब शरीर किसी कार्य को सुचारू रूप से, ठीक है, सुचारू रूप से करने में असमर्थ होता है, मतलब किसी भी काम को ढंग से ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है भैया? रोग। ठीक, ऐसे सिचुएशन को रोग कहा जाता है, तथा रोग को फैलाने वाले कारक को रोगजनक। ये बच्चों एक बार पूछा गया है कि रोग जनक किसे कहते हैं, तो भैया रोग फैलाने वाले कारक को, यानी जो रोग को फैलाते हैं उस कारक को क्या कहा जाता है? रोग जनक। अब इसमें भाई जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये जैसे होते हैं भाई, ठीक, तो रोग जनक ये कहलाएंगे। तो चलिए समझते हैं आगे। अब देखेंगे भैया कि रोग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे रोग के प्रकार। भाई रोग तो हमने जान लिया कि जब हमारा शरीर किसी काम को ढंग से ना करने पाए, ठीक है, ढंग से कार्य को ना कर पाए, तो ऐसी जो दशा होती है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति ही रोग कहलाती है। ठीक, अब रोग मुख्यतः 2 प्रकार का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और ये भी हम बोल दे रहे हैं भैया, 100 में 100% एक क्वेश्चन रिलेटेड इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, और वो क्या पूछा जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रोग के प्रकार क्या है। रोग मुख्यतः 2 प्रकार के। पहला है जन्मजात रोग, या इसी को कहा जाता है भैया वंशागत रोग। ठीक है, जन्मजात रोग या फिर बच्चों कह ले वंशागत। अब देखिए यहां पे रटने की जरूरत है नहीं, नाम ही है जन्मजात रोग। भाई जन्मजात रोग का मतलब क्या है? ऐसे रोग जो जन्म से ही रहते हैं। भैया क्या बताया? ऐसे रोग जो जन्म से ही, यानी जन्म जैसे किसी का जन्म होता है तो ये जन्म के समय से ही ऐसा रोग हो, उसे जन्मजात रोग कहा जाता है, या वंशागत। वंशागत इसलिए भी क्योंकि बच्चों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक, समझ में आया भैया? तो लिखेंगे ऐसे रोग जो जन्म से ही रहते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, यानी चलते रहते हैं भैया, तो ऐसे रोग को बच्चों जन्मजात रोग कहा जाता है या वंशागत रोग कहा जाता है। ठीक, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये एक जन्मजात, क्योंकि जो हीमोफीलिया है इसमें होता क्या है, रोगी को चोट लगने के बाद भाई रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक। और वर्णांधता क्या है, तो इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों लाल और हरे में भाई क्या है अंतर नहीं कर पाता है। तो ये ऐसे रोग होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। इसी कारण से इन्हें भैया जन्मजात रोग या फिर वंशागत रोग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा भैया, कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला रोग भैया उपार्जित रोग। दूसरा रोग क्या है बच्चों, उपार्जित रोग। जन्मजात पहला है, दूसरा उपार्जित रोग। ठीक है, अब देखिए उपार्जित रोग क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद से, कब भैया, ये जन्म के बाद से, जन्म के बाद से क्या है हमारे शरीर में किसी भी कारणवश आ सकते हैं। ठीक है, जन्म के बाद इनमें कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, यानी किसी कारण से हमारे शरीर में आ जाए तो ऐसे रोग को उपार्जित रोग, यानी जन्म के बाद जो रोग आते हैं। अब उसमें कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे हमने बताया कि आपका जैसे हैजा हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया। ठीक है, इसके साथ ही जैसे भाई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कुपोषण हो गया, ये सभी के सभी उपार्जित रोग में आएंगे, क्योंकि भाई ये जन्म से किसी को नहीं रहता है। भाई किसी का जन्म होगा उसके बाद से ये किन्हीं मतलब किसी कारणों से हो सकता है, तो ऐसे रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। आई बात समझ में, तो भैया लिखेंगे ऐसे रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। जैसे कुपोषण हो गया, रतौंधी, एलर्जी, कैंसर आदि, ये सभी उपार्जित रोग कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जन्मजात तथा उपार्जित रोग से आप क्या समझते हैं, या फिर कहेगा भैया कि जन्मजात रोग तथा उपार्जित रोग में अंतर लिखिए। अंतर वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, चलिए अब एक चीज ध्यान देना भैया, जो वंशागत रोग है यानी जो जन्मजात आपने देखा, ठीक, वो तो आपने बता दिया कि जो जन्म से होता है। एक मिनट भैया, हाँ तो हम कहां थे, तो भैया हमने ये बताया बच्चों कि जो जन्मजात रोग होते हैं जिन्हें वंशागत कहा जाता है वो तो जन्म से होते हैं, और जो उपार्जित होते हैं ये जन्म के बाद से आते हैं। अब उपार्जित रोगों में भी दो प्रकार के रोग हैं। ठीक, कौन कौन से, उपार्जित रोग में भी दो रोग हैं, एक तो संक्रामक है और दूसरा असंक्रामक होता है। ठीक है ना, एक संक्रामक है भैया, दूसरा असंक्रामक। ठीक, थोड़ा जुकाम हो गई, बहुत ज्यादा जकड़न है, सुबह शाम भागना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैनेज कर लेना। अब देखिए समझ लेते हैं कि संक्रामक है, सुनना है बस आपको कि भाई संक्रामक रोग किसे कहते हैं, रटने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, ये चीज हम आपको बार बार बोलते हैं। ठीक, संक्रामक का मतलब ऐसे रोग जो एक भाई क्या होते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाए। जैसे कोई एक संक्रमित है जिसके अंदर ये कोई रोग है, बीमारी है, उसके पास कोई एक स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो इस व्यक्ति से उसके अंदर फैल जाए, तो ऐसी जो बीमारी होती है, ऐसा जो रोग होता है बच्चों, वो संक्रामक रोग कहलाता है। समझ में आ गया ना, हमने बताया कि ऐसा रोग यानी वह रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है वो संक्रामक होता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, और यह रोग रोगाणुओं के कारण होते हैं तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। यानी उनके लिए माध्यम होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए कोई माध्यम होगा।
जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, जुखाम हो गया। इन सब को भैया क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए कोई माध्यम होगा। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो भैया ये मादा, इसमें मादा जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, इसी तरह एड्स, तो इसमें भी बात कर ले, HIV वायरस होता है। ठीक है, इसी तरह से जो जुखाम होता है, फ्लेवी वायरस। ठीक, अभी देखा कोविड काल में आपने देखा था, उसी का रूप होता है, ये भयंकर वाला रूप है। ठीक है, इसका तो यहां पर इनको फैलाने का काम कोई ना कोई रोगाणु करते हैं, विभिन्न माध्यमों से होता है। तो ये रोग क्या कहलाएंगे, संक्रामक, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दूसरा है भैया असंक्रामक रोग। क्या है, तो असंक्रामक रोग किसे कहा जाता है बच्चों, तो ऐसे रोग, भाई नाम ही है असंक्रामक, यानी ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ना फैलते हो, ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहेंगे। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं या नहीं फैलते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, मधुमेह, बोले तो डायबिटीज जिसको शुगर कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। आई बात समझ में भैया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बच्चों। हो गया भैया, आगे चलते हैं। चलिए भैया, अगला जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा जाएगा, ये तो भैया अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, या तो भैया 3 नंबर का आएगा बच्चों, या तो 5 नंबर का। लेकिन इतना जरूर कहेंगे भैया, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन फिक्स है 100%, 3 या 5 नंबर। 5 नंबर वाला तो श्योर है, हर एक सेट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक सेट में। ठीक है, चलिए वैसे तो भाई हर एक चैप्टर से है, लेकिन हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। क्वेश्चन जैसे आएगा कि हाथी पांव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कहेगा हाथी पांव रोग का कारक, संक्रमण तथा लक्षण बताइए। जब आएगा तो ये पूरा लॉन्ग में आएगा 5 नंबर में। ठीक है, टिप्पणी लिखने को आएगा तो 3 नंबर में, या कहेगा फाइलेरिया रोग का कारक, संक्रमण तथा लक्षण लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो भैया देखिए, हाथी पांव या इसको फाइलेरिया या इसी को फाइलेरियसिस कहा जाता है। 3 नाम आप याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए क्या होता है भैया, इस रोग को फील पांव, ठीक, ये भी कभी कभार आ जाता है, फाइलेरियसिस भी कहते हैं। तो भैया देखिए तो 4 नाम हो गया, हाथी पांव, फाइलेरिया, फाइलेरियसिस, फील पांव, ये इसके 4 नाम हो जाते हैं। अब इस रोग का कारक क्या है, यानी ये किसके कारण फैलता है। हाथी पांव जो होता है यानी किसके द्वारा ये होता है। ठीक है, इस रोग का जो कारक है वुचुरेरिया बैंक्रोफटाई या बैंक्रोफ्टी, कहीं कहीं लिखा होता है वुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी या बैंक्रोफटाई। अगर भाई बहुविकल्पी में ये कई बार देखे तो पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाथी पांव का रोगजनक कारक क्या होता है, तो बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई कहें या बुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी कहें। ठीक है भैया, अब इसका संक्रमण कैसे होता है भैया। ठीक है, संक्रमण का मतलब ये फैलता कैसे है, तो यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किसके द्वारा, तो भैया मादा क्यूलेक्स। ठीक, इसका संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और इसमें पांव जो होता है फूल करके हाथी के समान हो जाता है, इसीलिए तो इसका नाम रख दिया है भैया हाथी पांव। ठीक है, यानी पैर फूलकर बहुत बड़ा सा यानी भद्दा दिखने लगता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक, जिसके कारण क्या है, इसका नाम रख दिया गया है हाथी पांव। तो ये हो गया कारक, दूसरा संक्रमण। अब तीसरा अपन देखते हैं रोग के लक्षण। इस रोग में लक्षण क्या क्या होते हैं, तो भैया सबसे पहला होता है हाथ व पैरों का फूल जाना। तो जनरली हाथ तो नहीं लेकिन पैर फूलना ये कॉमन लक्षण होता है। दूसरा है शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि हो जाना। तीसरा है भैया बुखार आना और शरीर का जगह जगह फूल जाना, खासतौर पर पैर में। ठीक है, बड़े बड़े मतलब ऐसे मतलब होते ना भद्दे तरीके से
ठीक है, बबल की तरह बन जाते हैं। तो ये हो जाता है हाथी पांव। तो कभी कभार होता है बचने के उपाय लिखिए, तो इसमें तो बचने के उपाय बहुत कम आ जाता है, लेकिन अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है, अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो रहा है भैया, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मच्छरों को भगाने वाले दवा का छिड़काव करना चाहिए, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मतलब आप भी ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया बच्चों आपका हाथी पांव या फील पांव कह लें, या फाइलेरियसिस, ठीक है, या फाइलेरिया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है अमीबीय पेचिस के कारक, लक्षण व बचाव के उपाय। ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने हैं हमने बताया ना, सारे लॉन्ग वाले हैं, 3 या 5 नंबर वाले हैं। ठीक, कि अमेबी पेचिस, देखिए जितने भी रोग हैं, क्योंकि इसमें पूरा है क्या, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तो पूरा रोगों के ही बारे में है। ठीक है, पूरे चैप्टर में, इसलिए ये चैप्टर बहुत आसान होता है। तो भैया यहां पर जो अमीबी पेचिस है, तो इसका कारक क्या है भाई, क्योंकि बोल रहा है कारक, लक्षण, बचाव के उपाय। तो इसका क्या कारक है, यानी किसके द्वारा ये फैलता है, तो यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यानी जो पेचिस है वो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ये भी बहुविकल्पी में पूछता है, याद रखना भैया कि जो अमीबी पेचिस है तो इसका कारक क्या है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या ऐसे कहेगा कि किसी एक प्रोटोजोआ जनित, किसी 2 प्रोटोजोआ जनित रोग के नाम लिखिए। तो याद रखना भैया, तो ये अमीबीय पेचिस जो है ये एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस रोग में जो आंत्र है और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जो आंत होती है और पाचन तंत्र क्या है, बुरी तरह से प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचरित होता है। यानी घर में जो मक्खियां होती हैं, खास तौर पे जो भी मतलब होता है ना, खाना वगैरह, ऐसा दूषित जल है, दूषित भोजन है, उन्हें अगर मक्खियां खा लेती हैं, तो अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं तब जाकर के ये बीमारी होती है। ठीक है ना, और ये खतरनाक बीमारी है, आप सबको मालूम भी है। अब इसके लक्षण क्या क्या आते हैं भैया, अगर ये हो जाता है तो क्या लक्षण हमारे शरीर में होंगे। सबसे पहला, पेट में दर्द होना। क्या होता है भैया, पेट में दर्द होना। दूसरा है दस्त के साथ रक्त का आना। ठीक है, यानी ब्लड भी आता है दस्त में। नेक्स्ट है भैया कि शरीर के भार में, भर में नहीं, भार में, शरीर के भार में निरंतर कमी होना। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें होता है क्या, शरीर एकदम सूखता चला जाता है। ठीक, पानी की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है। ठीक है, इसी कारण क्या है, भार निरंतर कम हो जाएगा। अगला है मल के साथ श्लेष्म का आना। मल के साथ श्लेष्म का आना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, लक्षण होते हैं अमीबीय पेचिस के। ठीक है, समझ में आ गया भैया। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज होता है बच्चों कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। ठीक, ये नाम याद रखना, क्योंकि वैसे 1 नंबर में या बहुविकल्पी में आते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में क्या होगा, अब जैसे भाई अगर एंट अमीबा क्या कहते हैं, पेचिस में क्या बचाव के उपाय होना चाहिए। पहला, दूषित जल व भोजन का सेवन ना करें। ठीक, मतलब जो होता है कि भाई दूषित जल व भोजन की बात कर लें, तो जैसे होता है ना, पानी को ज्यादातर उबाल कर पीना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना चाहिए, ये सारी चीजें हैं ना सावधानियां, तो बचाओ वही चीज। तो अगला है जल को उबाल कर व छान कर पीना चाहिए। आसान कर नहीं भैया, छान कर। ठीक है, तो जल को उबाल कर और छान कर, यहां छान कर होना चाहिए। ठीक, छान कर पीना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला है फल व सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। ठीक, ये बचाव के उपाय हैं। और जैसे भोजन है तो भाई भोजन को भी ढक कर रखना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं, बचाव के उपाय होते हैं। देखिए ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं, हर एक स्टूडेंट अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो अपने आप पूरा लिख सकता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है।
आई बात समझ में भैया? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है भैया, ये तो अपने आप में एकदम लाजवाब टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा, इसीलिए भैया इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। और ये बच्चों जब भी आता है पूरे के पूरे 5 नंबर में, और इतना भी हम कहेंगे 100% इसको तैयार करके जाना, नहीं तो हो जाएगा धोखा। ठीक, चलिए क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया के रोग जनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। ये सब भी एकदम लॉन्ग वाले टॉपिक हैं और बहुत सरल तरीके से, ये लॉन्ग वाले भले हैं लेकिन हम सिंपल बना देंगे, परेशान नहीं रहना। तो भैया सबसे पहले इसका रोग जनक कारक क्या होता है, ठीक है। तो जो मलेरिया ये रोग है, मलेरिया रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है, तो इसका रोग जनक कारक क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक एक ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक, इसके पहले आपने देखा एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ जनित रोग जो कि पेचिस था। तो इसी तरह जो मलेरिया है ये भी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, और जो एक द्विपोषदी परजीवी है। ठीक, ये जो प्लाज्मोडियम है यानी द्विपोषदी परजीवी है, जिसमें प्राथमिक पोषद मानव तथा द्वितीयक पोषद मादा एनाफ्लिस मच्छर होता है। ठीक, यानी ये भी क्या है, मच्छर के काटने से होता है, जिसमें मादा एनाफ्लिस मच्छर। ठीक, याद रखना, मच्छरों वाला तो याद रखना, वैसे भी बहुविकल्पी में परेशान करके रख सकता है आपको। और जैसे हमने बताया था हाथी पांव मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया तो मादा यहाँ एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, आगे देखेंगे डेंगू तो मादा एडीज इजिप्टी के काटने से वो होता है, उसको भी आगे देखेंगे। तो याद रखना इसका कारक क्या है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें 2 पोषद होते हैं क्योंकि ये द्विपोषदी है, इसमें प्राथमिक पोषद जो है मानव है, दूसरा है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, क्योंकि ये मच्छर समझो खुद संक्रमित होता है, ये समझो खुद संक्रमित होता है, ऐसा याद रखना। ठीक, अब यहां पे इसका संक्रमण क्या होता है वो समझते हैं। अब यहां पर हम समझेंगे कि इसका संक्रमण होता कैसे है, यानी ये फैलता कैसे है। देखिए जब क्या होता है कि संक्रमित मादा एनाफिलिस, हमने बताया ना इसमें जो मच्छर है वो खुद संक्रमित होता है, तो जब संक्रमित मादा एनाफिलिस किसी व्यक्ति को क्या है काटती है, यानी जब वो किसी व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, यानी वो जो प्लाज्मोडियम है खुद लेकर के समझो घूम रहा है, कौन, मच्छर। और जब किसी व्यक्ति को काटेगा, जैसे हमारे हाथ पर बैठ गया काट लिया, तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो शुरू में ये परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी ये क्या है ब्लड के माध्यम से यकृत में जाएंगे और हमारे शरीर में क्या होंगे भैया, यकृत में अपनी संख्या ये तेजी से बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर ये आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, आरबीसी पर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन पर आक्रमण करेंगे जिससे वो फट जाती हैं। इससे एक टॉक्सिन नामक पदार्थ क्या है भैया, हीमोजाइन निकलता है। ठीक, टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है जो अत्यंत ठिठुरन यानी कंपकपी, ठीक, तीव्र ज्वर उत्पन्न करता है, यानी ठिठुरन पैदा करेगा, यानी जिससे हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी और तेजी से बहुत तेजी से बुखार आता है, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, यानी इसका संक्रमण इसी प्रकार से होता है। ठीक, आई बात समझ में। तो इसका कारक क्या है भैया और इसका संक्रमण कैसे होता है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लक्षण, क्योंकि हमने बताया ना टॉपिक वैसे ही लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, लंबा है लेकिन बहुत आसान है, एक बार आपने अच्छे से देख ही लिया ऐसे ही तो अपने आप लिख सकते हो बनाकर। इसमें लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहला है रोगी को भूख नहीं लगती। देखिए कोई भी बीमारी हो बस आप एक चीज मतलब 2 चीज कॉमन चीज याद कर लो, लक्षण में कुछ नहीं समझ में आता, 2 चीज याद कर लो। पहला कि रोगी को भूख नहीं लगती, दूसरा है निरंतर भार में कमी होती है। ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में भाई ये चीज कॉमन मिलते जुलते हैं। भाई बीमारी होगी, व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, शरीर में भार में कमी होगी। और ज्यादातर कोई भी बीमारी हो ऐसा थोड़ी है आदमी की भूख बढ़ जाएगी
यानी भूख नहीं लगेगी। तो दो चीज तो आप ऐसे ही याद कर लो, तीसरा चौथा आप एक बना कर लिख सकते हो। तो ये चीज हो गया। अगला है भैया, इसमें रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, यानी रोगी को तीव्र बुखार हो जाएगा। यानी मलेरिया वैसे भी एक घातक बीमारी है, आप सभी भी जानते हैं। नेक्स्ट भैया, रोगी का जी मचलता है, यानी बड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसा होगा वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब वैसा। और पेशियों व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ठीक, तो ये हो जाते हैं भैया लक्षण। ठीक है ना, लक्षण में आ जाते हैं। अगला है प्यारे बच्चों उपचार। तो इसका उपचार कैसे होता है, एक मिनट बबुआ। अब देखिए भैया, इसका जो उपचार है, तो मलेरिया का जो उपचार है, ये 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि इसमें दी जाती है। यानी जो इसका उपचार है वो बहुत पुराने समय से इसमें कुनेन नामक औषधि क्या है भैया, रोगियों को दी जाती है। और बचाव के उपाय की बात कर लें, वो तो उपचार रहा कि कैसे उपचार होता है, लेकिन बचाव की उपाय की बात कर ले भैया कि कैसे बचा जा सकता है ताकि मलेरिया ना हो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहला, अपने आसपास क्या करनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जितने भी मच्छर वाले रोग हैं, चाहे वो हाथी पांव है, डेंगू है, चाहे मलेरिया है, सब में बचाव के उपाय पूरा एक ही रहेगा, पूरा तीनों में छाप दो। ठीक, और उसके बाद दूसरा है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है भैया, सोते वक्त क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि भाई मच्छर वगैरह ना काटे। नेक्स्ट है, जहां जल जमा हो डीडीटी का छिड़काव और मिट्टी का तेल डालना चाहिए। यानी जैसे आपको लगता है, जैसे होता है ना कि भाई छोटा मोटा गड्ढा है घर के आसपास में, नाली है, नालियों में पानी जमा हो रहा है, वो पानी निकल नहीं रहा है, ठीक है, उसमें से बदबू आ रहा है, तो ऐसी जगहों पर ही तो मच्छर क्या होते हैं भैया, पैदा होते हैं। तो ऐसी जगह पर क्या है, दवा वगैरह का छिड़काव करना चाहिए, मिट्टी का तेल वगैरह डाल देना चाहिए, ताकि जो मच्छर के लार्वा हैं, अंडे हैं, वो ना बनने पाए और मच्छर ना पैदा होने पाए। तो ये सब किया जा सकता है, ये सभी क्या है भैया, बचाव के उपाय हैं। तो चलिए बबुआ, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला है डेंगू बुखार। हमने बताया ना, सारे टॉपिक एक से बढ़कर एक दमदार है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, डेंगू बुखार। अब ध्यान देना भैया कि डेंगू बुखार जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, नहीं तो जब भी आएगा उससे 3 नंबर में आए, नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये टॉपिक लॉन्ग वाले हैं। क्वेश्चन कहेगा कि डेंगू बुखार का रोगजनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। ठीक, जैसा सभी में देखते चले आए हैं। तो सबसे पहले हम इसका कारक देखेंगे। ठीक है भैया, रोगजनक कारक। तो रोगजनक कारक क्या होता है, तो डेंगू बुखार जो होता है फ्लेवी वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, जो डेंगू बुखार है वो फ्लेवी वायरस, अच्छा इसके पहले हमने उसमें बोल दिया था क्या, फ्लेवी वायरस जुकाम है, नहीं रहीनो वायरस होता है। ठीक है ना, याद रखना, जो हमने बताया ना कोविड कोरोना वायरस के से मिलता जुलता है। ठीक, तो ये फ्लेवी वायरस से होता है। ठीक, और यह रोग मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक, किसके भैया, मादा एडीज इजिप्टी के काटने से होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है प्लेटलेट्स। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेंगू बुखार में सबसे अधिक प्रभावी अंग क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और जो अभी हमने आपको बताया बच्चों, वो भी याद रखना। ठीक, यहां पर हम एक सर्कल के माध्यम से समझा दे रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए आपको।
ये इतना चीज याद रखना भैया कि इसमें इसमें क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया, मादा एनाफिलीज। और डेंगू में होता है मादा मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। तो ये तीन चीजें याद रखना, ठीक भैया। हाथी पांव में कौन मच्छर काटता है तब होता है, मलेरिया कौन से मच्छर से काटने से होता है, और डेंगू बुखार कौन से मच्छर के काटने से होता है, ठीक। चलिए भैया, तो ये चीजें समझ में आ गई बच्चों। आगे देखते हैं लक्षण, ठीक है। कारक में तो हमने बता दिया फ्लेवी वायरस, और बाकी भैया ये भी बता दिया कि सबसे प्रभावित यानी किस मच्छर के काटने से होता है, बाकी सबसे प्रभावित अंग प्लेटलेट्स होता है। यानी वैसे भी आप सबको पता है कि भाई डेंगू बुखार में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स ही डाउन होता है। डेंगू बुखार जिसको हुआ तो समझो प्लेटलेट्स घटना स्टार्ट, ठीक। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं भाई, लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला, जोड़ों में तीव्र दर्द होना, ठीक है। जोड़ों में यानी जहां जहां जो जोड़ होंगे, जैसे ये जोड़ हो गया, ठीक है, जैसे यानी देखिए इसीलिए तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, ठीक। हड्डी तोड़ मतलब पूरे अंग अंग में जहां से ये पूरा जकड़न हो जाती है, यानी चाहे हाथ पैर में हड्डियां मूव करें, चाहे यहां से हो गया कंधे की हो गया, तो शरीर शरीर में पूरे हड्डी में ऐसा लगे पूरे हड्डी में दर्द हो गया, इसीलिए तो हड्डी तोड़ बुखार कहा गया है इसे, ठीक। तो जोड़ों में तीव्र दर्द होना, सिर दर्द के साथ बुखार हो जाना। अगला पेशियों में जकड़न होना, यानी पेशियों में वही चीज बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है। अगला है कमजोरी महसूस होना। ये सब क्या होते हैं भैया, लक्षण हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं भैया उपचार और बचाव के उपाय। उपचार क्या है भैया, उपचार क्या है, डेंगू का उपचार क्या है। तो एक चीज का ध्यान देना, आपको पता होगा हर साल डेंगू के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं भैया जो जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। तो अभी तक इसकी कोई कारगर दवा नहीं बनी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ये टैबलेट खा लो डेंगू जड़ से खत्म, नो। इसी में देखिए आपको पता होगा डॉक्टर सलाह देते हैं कि हाँ पपीता पपीते का प्रयोग करो, सबसे ज्यादा खाओ। उसके अलावा इसमें जो बकरी का दूध है उसका इस्तेमाल करो, कीवी खाओ, ड्रैगन फ्रूट्स खाओ, ठीक। इनसे प्लेटलेट्स क्या है, बढ़ता है। तो ये समझिए कि भैया इसमें अदर दवाएं दी जाती हैं, दर्द निवारक गोलियां दी जाती हैं, साथ ही इसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि हमने बताया ना घरेलू उपचार किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक इसका कोई मतलब ऐसा परमानेंट वाला नहीं है कि ये खा लो खत्म, ठीक। तो अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है, रोगी को केवल दर्दनाशक औषधियां दी जाती हैं, हमने बताया ना। अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, कोई ऐसा टीका नहीं बना है कि भैया जिसके प्रयोग से यानी जिसके द्वारा एकदम खत्म किया जा सके। बचाव के उपाय भैया क्या इसमें उपाय होनी चाहिए, सेम वही चीज भाई, जो गड्ढे हैं उनमें जल जमा नहीं होने देना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, और नालियों में मिट्टी का तेल व डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। अगला है कि घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीजें क्या है भैया, बचाव के उपाय में आप लिख सकते हो। तो हमने बताया ना जो मच्छर वाले यानी जितने मच्छर के काटने से रोग होते हैं सब में ये मिलते जुलते रहेंगे, पूरा सभी में यही लिख देना है, चाहे वो हाथी पांव वाला हो, चाहे वो डेंगू वाला हो, चाहे वो मलेरिया वाला हो, सब में यही बचाव के उपाय में लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। आगे देखते हैं भैया प्रतिरक्षा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैसे टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं
लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिछले साल का पेपर उठाओ, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वन शॉट हमारा ये चल रहा है, और वैसे हमने बताया था कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तभी ये थोड़ा लेट, नहीं तो बच्चों तक का वन शॉट कब का खत्म हो गया होता। खैर कोई दिक्कत ना, अभी बहुत टाइम है। तो प्रतिरक्षा क्या है, क्वेश्चन है अपना, प्रतिरक्षा क्या है और सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। और इसमें सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बहुत पूछता है। तो प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है? देखिए, प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यूनिटी, ठीक है भैया। क्या होता है? प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो देखिए, जब क्या है, हमारा शरीर, हमारे शरीर में कोई ऐसा, मतलब देखिए बाहर से कोई भी, जैसे बताया कि अभी वैक्सीन लगाया जा रहा था, तो वैक्सीन जैसे हमारे बॉडी में लगाया जाए तो हमारा शरीर एक सुरक्षा कवच तैयार कर देता है, और बाहर से प्रवेश करने वाले सभी रोगाणुओं, जितने प्रकार के रोगाणु हैं, उनसे लड़ने की क्षमता हो जाती है, ठीक है। यानी उन रोगाणुओं से लड़कर उन्हें नष्ट कर देता है, ठीक। यानी एक इम्यूनिटी सिस्टम बना देता है, प्रतिरक्षा तंत्र बना देता है। तो यही हो जाता है कि शरीर जब क्या करता है, शरीर द्वारा बाहर से रोगाणुओं, बाहर से यानी शरीर द्वारा क्या होता है, बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक, वही प्रतिरक्षा कहलाती है। वही क्या कहलाती है भैया? प्रतिरक्षा कहलाती है, एकदम सिंपल सी भाषा में, ठीक। तो हम लिखेंगे, शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों तथा अन्य विषैले जन पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की क्षमता, या यूं कह सकते हैं लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा कहलाती है। और प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली भैया, जिसे सहज प्रतिरक्षा, अविशिष्ट प्रतिरक्षा या जन्म प्रतिरक्षा, मतलब जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा। यानी क्वेश्चन जब पूछता है ऐसे ही, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। यहां तो भैया इसके कई नाम है, सहज कहो, चाहे अविशिष्ट कहो, चाहे जन्मजात कहो, चाहे स्वाभाविक कहो, सारे नाम हमने रखे, ठीक। अब देखिए, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? तो जैसे आपने एक याद है जन्मजात रोग पढ़ा है और उपार्जित रोग पढ़ा है, तो यहां पर भी वही समझो, जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। अब जन्मजात प्रतिरक्षा भैया जो जन्म के समय से मौजूद हो, सिंपल सी लैंग्वेज है कि यह प्रतिरक्षा मनुष्य में जन्म के समय से ही मौजूद होती है, और यह प्रतिरक्षा शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को विभेद करने की क्षमता रखती है। इसलिए यह सभी रोगों में समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे त्वचा हो गया, लार हो गया, WBC भाई, स्किन हो गया, स्किन में कोई भाई हानिकारक चीज आप लगाओगे तो उसके प्रति रिएक्ट करने लगेगी। लेकिन जैसे कोई चोट लग जाए, कुछ भी है, वही औषधि लगाओ, उसको सोख लेती है। तो ये हमारी त्वचा हमें क्या कर रही है भाई? सुरक्षा प्रदान कर रही है। उसी तरह से लार भी भोजन के साथ, जो भोजन के साथ भाई होता है ना, रोगाणु वगैरह कुछ भी ऐसे दूषित पदार्थ चले जाएं तो उनका काम है नष्ट कर देना, ठीक है। किसका काम? लार का। इसी तरह जो WBC होता है, ठीक, श्वेत रक्त कणिका, एक मिनट भाई, दवा हमारी चल रही तो मुंह बहुत जल्दी सूखता है। और जो WBC होता है, WBC का, इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। और WBC का बच्चों काम क्या होता है? जैसे शरीर में भाई क्या है, चोट लग जाए, अब चोट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे उसमें क्या है, मवाद वगैरह बन जाती है, ठीक है। मवाद बन जाती है तो भैया वो शरीर में जो मवाद बनता है, तो वो कौन, मतलब WBC का कार्य होता है। तो उसमें जो भी मवाद वगैरह बन जाता है, दूषित, हमने बताया ना कि पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर वहां पर भाई क्या होता है, एक जैसे होता है ना कि सूख जाता है, तो ऊपर से एक परत के रूप में, एक पपड़ी के रूप में निकल जाता है, ठीक। और वहां कुछ टाइम के बाद भाई पहले चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, कुछ दिनों तक सफेद रहता है, लाल पड़ता है, धीरे धीरे त्वचा की तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो जो मवाद बनाने का मतलब ये वहां पर पहुंचकर रोगाणुओं से लड़ता है, मवाद बना देगा और मवाद के रूप में उसको सारा वेस्ट पदार्थ बाहर निकाल देगा, ठीक। ये काम होता है WBC का। और ये सारी चीजें जन्म से है हमारे शरीर में होती हैं, इसीलिए जन्मजात प्रतिरक्षा है।
अगला है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो भैया उपार्जित प्रतिरक्षा तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद से हमारे शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, और ये हमारे फिर क्या होता है, फिर हमारा शरीर रोगों से लड़ता है। जैसे भाई किसी का जन्म होता है, जन्म के बाद जब शरीर में कोई प्रतिरक्षा प्रदान की जाए, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि कोविड के दरमियान, कोरोना काल के दरमियान जो कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, ये जो दवाएं इस्तेमाल हो रही थी, ये वैक्सीन है, यानी एक टीका है। तो ये टीका हमें क्यों लगाया जा रहा था भैया, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में हो जाए। तो जो भी टीका लगता है वो क्या है, तो वो आपका उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये भाई स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक, और स्मृति कोशिकाएं का मतलब ये है एक बार लग जाती हैं तो ये लंबे समय तक इनका प्रभाव शरीर में रहेगा, और जैसे ही कोई रोग जनक कारक, कोई रोगाणु बाहर से शरीर में प्रवेश करेगा, ये उनको ढूंढकर तलाश कर उन्हें नष्ट कर देती है। तो लिखेंगे यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें मार देती हैं, यानी पहचान कर उन्हें नष्ट करेंगे। जैसे कि टीका, क्या हो जाएगा भैया, टीका, जैसे में आपका ये टीका हो गया, तो ये क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया, आगे चलते हैं। इसमें अंतर वाला भी हमने बताया ना, अंतर वाला अलग से वीडियो आएगी, अंतर के लिए मत परेशान रहना। अब देखिए एड्स क्या है, एड्स के संचरण, लक्षण व नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म तो पता ही है सबको ही भैया, कि जो एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यह रोग किसके द्वारा संचरित होता है, एचआईवी वायरस के द्वारा, ठीक। जिस व्यक्ति में एचआईवी वायरस होता है उसे एचआईवी पॉजिटिव कहा जाता है। और एचआईवी वायरस क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर कमजोर हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बहुत मतलब ऐसा है, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, हालांकि बाकी अगर अगर कोई ऐसा होता है तो धीरे धीरे मतलब रहेगा तो लगेगा कि एकदम स्वस्थ है देखने में, लेकिन धीरे धीरे इतना दुबला पतला होता चला जाता है कि एकदम से, यानी ऐसे शरीर में फिर लास्ट में पूरे शरीर में हड्डियों का ही एक ढांचा बचता है। तो इसमें वही चीज होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो एकदम से कमजोर हो जाएगी, और क्या होता है लास्ट में भैया, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब रोग का संचरण कैसे होता है, तो जो एड्स नामक जो बीमारी है, जो कि ये यौन संचरण, एक यौन संक्रमित बीमारी है, आपको पता है। अब इस रोग का जो संचरण है संक्रमित व्यक्ति के रक्त, यानी ये रक्त के माध्यम से भी आप फैल सकता है, ठीक है, यानी ये ब्लड के माध्यम से, जैसे होता है ना कि भाई कोई हजाम के यहाँ चले जाओ दाढ़ी वगैरह बनवाने, तो जैसे कट गया है, अब कटने के बाद उस व्यक्ति को मान लेते हैं है, और उस छुरे में या फिर है ना कि लगा हुआ है थोड़ा ब्लड का, ठीक, ब्लड वगैरह लग जाए, और कोई एक व्यक्ति और जा रहा है उसको भी कट लग जाए उसी से, और वो धोया नहीं गया है, तो भाई उसके शरीर में अगर वो चला गया तो उसी से ये क्या, क्योंकि वायरस इनको सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, जब तक शरीर के बाहर रहेंगे मरे हुए पड़े रहते हैं, जैसे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आएंगे समझो जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए ये रक्त के द्वारा भी फैलता है, ठीक है, इस वीर के माध्यम से भी फैलेगा। अगला है योनि द्रव, इसके माध्यम से भी फैलता है, ठीक, इन सबके द्वारा ये क्या है, संचरित होता है, यानी इन सबके द्वारा इस रोग का संचरण होता है, ठीक। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर ले, हो गया भैया। अब देखते हैं लक्षण, लक्षण क्या क्या होने चाहिए।
तो एड्स के भैया लक्षण, मतलब कह रहे हैं लक्षण क्या क्या होने चाहिए। देखिए दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मतलब लक्षण कैसे पता चल जाता है कि ये लक्षण है। ठीक है भैया, ठीक, एड्स के लक्षण के बारे में कैसे जानते हैं, तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना। ठीक, यानी सामान्य रोगों से बार बार ग्रसित होने लगता है व्यक्ति, ठीक, नॉर्मल बीमारियों से। अगला है टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोगों का इलाज के बाद भी ठीक ना होना। मतलब अगर जैसे एड्स से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसे अगर जैसे टीबी वगैरह है, कैंसर वगैरह, अब तो क्योंकि टीबी कैंसर इन सब का इलाज भी संभव हो चुका है। ठीक, असंभव पूरी तरह नहीं कह सकते, बहुत मतलब रेयर केसेस में है कि दिक्कत है, नहीं तो अब तो इनका इलाज है। तो टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि का भाई इलाज भी हो जाए तब भी ना ठीक हो, तो वो समझ जाते हैं भैया, इससे क्या है कि समझ में आता है कि हाँ हो सकता है इसे एड्स वगैरह है। अगला है सांस लेने में तकलीफ होना। अब ये मत कह देना कि भाई हाँ किसी को है तकलीफ तो हो गया, नहीं, मतलब जनरली ऐसा होता है। अगला धीरे धीरे शरीर के भार में कमी होना। अभी हमने बताया ना, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगती है तो भार कम होने लगता है। ये नेक्स्ट है कि सिर दर्द व चक्कर आना, तो ये होता है। ये बहुत सारे ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, ये ऐसी स्थिति में हो जाते हैं। और देखिए एक व्यक्ति, मतलब एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर क्या मतलब चुंबन से, बोले तो किस करने से भी एड्स हो सकता है, तो भैया इसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब वो भले ही वो पर्सनल बात हो लेकिन नहीं हो सकता। बहुत मतलब ऐसे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि सर क्या किस करने से एड्स हो सकता है, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, और किसी की कोई निजी वस्तुओं का प्रयोग करने से भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये छुआछूत वाली बीमारी है नहीं। ठीक है ना, कि ऐसे कि किसी को छू लो तब हो जाएगा, ठीक, उनके द्वारा साबुन तेल इस्तेमाल कर लिया तब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहां तक कि मच्छर के काटने से भी नहीं होगा। ठीक, बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स होते हैं कि क्या सर ऐसा हो सकता है, तो याद रखना लार के माध्यम से ये नहीं फैलता है, इतना याद रखना, ना तो ये मच्छर के काटने से होता है। अगर ऐसा होता तो भैया पता चले पूरा आधे से ज्यादा लोग तो यही बीमारी लेकर घूमते। ठीक है, याद रखना। अब भाई बचाव के उपाय क्या करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है उपाय। बचाव के उपाय, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए जरूरी नहीं कोई लैंगिक संपर्क में आया है तभी एड्स हो गया। आज के टाइम में हमने बताया ना कि भाई जो अंदर गर्भ में पल रहा है शिशु को, उसको एड्स हो जा रहा है, छोटे छोटे उम्र के बच्चों को हो जा रहा है। तो मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ यह यौन संबंध के द्वारा हुआ है, नहीं। ठीक, तो याद रखना हमने बताया ना, वही जो अभी बताया ना कि रक्त के माध्यम से हो सकता है, नशीले दवाओं का सेवन, जैसे इंजेक्शन से नशीले औषधियों का सेवन किया गया, उसके माध्यम से हो सकता है। अब बचाव के उपाय में भैया सबसे पहले रक्त ग्रहण करते समय उस व्यक्ति की एचआईवी जांच करवानी चाहिए। ठीक है, अगला है यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा अपनानी चाहिए। ठीक, अभी सुरक्षा का मतलब वही चीज जो रोधक है, यानी जो निरोध है, जिसको कॉन्डोम कहा जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और वैश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक, वैश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे होता है ना कि एक पुरुष का कई महिलाओं से संबंध है या एक महिला का कई पुरुषों से संबंध है, तो वो चीज, तो ये चीज। अगला है भैया कि सुई से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसे भी क्या होता है कि भाई एड्स के फैलने के, यानी एड्स के संचित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ बचाव के उपाय हैं, ऐसे सिचुएशन में बचा जा सकता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे जो अगला क्वेश्चन है, कैंसर क्या है। कैंसर क्या है, इसके कारण और निवारण पर, ठीक, हम कारण और निवारण या कारण और उपचार का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कई बार इसमें भी अंतर नीचे पूछा है, ये सुदम और दुर्दम ट्यूमर में अंतर लिखिए। ठीक भैया, तो अंतर वाला हमने बताया ना बच्चों की, अंतर वाला अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए परेशान ना रहो। तो कैंसर किसे कहते हैं, कि कैंसर है क्या, तो ध्यान समझिए। देखिए कैंसर होता क्या है बच्चों, कि जब किसी, मतलब जब शरीर के किसी भाग पर, जैसे शरीर में कोई भी अंग हो,
वहां पर क्या है, कोई एक उभार पैदा हो जाए, यानी अंदर क्या है, जो ऊतक या कोशिकाओं का एक गुच्छा तैयार हो जाए, ठीक है, और जो कुछ टाइम के बाद एक गांठ, एक ट्यूमर बना लेता है, तो ये स्थिति कैंसर कहलाती है। ठीक, तो वही चीज है कि जब शरीर के किसी एक भाग या ऊतक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण एक गांठ का निर्माण हो जाए, तो उसे कैंसर कहते हैं। और जो ये गांठ होता है, ठीक, ये जो गांठ होता है, जो गांठ बन जाता है, ट्यूमर जिसको कहते हैं, तो ये ट्यूमर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला भैया सुदम ट्यूमर या अर्बुद ट्यूमर कहा जाता है, और दूसरा दुर्दम ट्यूमर। अब देखिए, सुदम ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर हो है क्या, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सुदम ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच सकता, यानी ये शरीर के किसी एक ही अंग पर गांठ की तरह बन जाएगा, यानी कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेगा, तो वो सुदम ट्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, या निश्चित स्थान पर एक स्थिर मतलब निश्चित स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, और यह संयोजी ऊतक से बने मतलब बने आवरण से ढके रहते हैं। यदि इनको मतलब समय पर निकाल दिया जाए तो हानिकारक नहीं होते। एक मिनट भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, इस समय हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं आपको बता चुके हैं ना। लगातार अगर हम लंबा बोल दें तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों भी, क्योंकि सर का इलाज चल रहा है, यानी दिमाग का, याद रखना जिनको नहीं पता है। डॉक्टर साहब ने बोला थोड़ा आराम करिए, ज्यादा ना बोलिए, लेकिन कर भी नहीं सकते ना, आराम हराम है। ठीक, तो हमने क्या बताया, जो सुदम ट्यूमर होते हैं ये शरीर के किसी एक भाग पर बनेंगे और वहीं पर स्थिर रहते हैं, और वहीं पर एक गांठ बना लेते हैं। अगर इनको सही समय पर ऑपरेशन के द्वारा जैसे निकाल दिया जाए तो ये हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है भैया, अगला जो दुर्दम ट्यूमर है बच्चों, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर में क्या है, फैलते रहते हैं, और जिस स्थान पर जाएंगे वहां से एक नया ट्यूमर बना देंगे, और उसे द्वितीयक ट्यूमर कहा जाता है। और इस घटना को क्या मेटास्टेसिस नामक बीमारी कहा, यानी मेटास्टेसिस कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना हमने क्या बताया, यह ट्यूमर स्थिर नहीं होता है, और इनकी कोशिकाएं रक्त के साथ परिसंचरित होकर, यानी रक्त के साथ बह करके जिस अंग में ये जाती हैं वहां एक नया ट्यूमर बना लेती हैं, जिसे द्वितीयक ट्यूमर या द्वितीय ट्यूमर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, मेटास्टेसिस कहते हैं, याद रखना। ठीक, तो ये रहा सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अब कैंसर के कारक देख लेते हैं। अब कैंसर के कारक, तो कैंसर के कारक में बच्चों, यानी कैंसर किसके किसके द्वारा हो सकता है, तो भैया कारक में निम्नलिखित कारक हैं, जैसे एक्स किरणें हो गया, यानी एक्स किरणों के द्वारा भी हो सकता है। दूसरा यूवी किरणें, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी कैंसर का, क्योंकि भाई आप सांस ले रहे हो, सांस के माध्यम से आपके शरीर में जा रही हैं, ठीक है, ये फेफड़ों में जा रहे, फेफड़ों को डैमेज कर रही हैं। अब जरूरी थोड़ी ना, कैंसर तो कहीं भी बन सकता है ना, ये चीज। अगला है कांगरी, कांगरी भी ये चीज, मतलब जैसे ये ज्यादातर भैया जम्मू कश्मीर वगैरह में ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है भैया तंबाकू, ठीक, सिगरेट हो गया आदि, ये सभी कैंसर के कारक होते हैं, यानी कैंसर को फैलाने में इन्हीं का हाथ होता है। और कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ठीक, यानी कैंसर में लक्षण कैसे समझ में आएंगे। पहला है कैंसर की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, यानी ये तेजी से गांठ की तरह बढ़ने लगते हैं।
दूसरा ट्यूमर नियंत्रित वृद्धि करेगा, ठीक, वही जो गांठ है। अगला, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट है शरीर के भार में निरंतर कमी हो जाएगी, ठीक, ये कैंसर के लक्षण होते हैं। और अब हम देखेंगे कि कैंसर का उपचार, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी का होना, एक तो भैया सर्जरी की जाती है, दूसरा एक्सरे, यानी एक्सरे के द्वारा भी, और अगला है भैया कोबाल्ट 60 विकिरण, इसका भी प्रयोग करके, कई बार ये बहुविकल्पी में पूछा गया है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है तो कैंसर के उपचार में, याद रखना, ठीक, इन सबके द्वारा कैंसर का उपचार किया जा सकता है। ठीक भैया, किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। देखिए अगला है अल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव तथा इससे बचने के उपाय लिखिए। ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखना भैया 100%, अपने दिमाग में इसको छाप लेना बच्चों। तो भाई अगर पूछा जाए कि अल्कोहल है क्या, तो सबसे पहले अल्कोहल, भाई भारत में अल्कोहल सबसे अधिक मात्रा में भाई इस्तेमाल किया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है भारत में, याद रखना भैया, जिसका सामान्य सूत्र C2H5OH है। क्या है बच्चों, C2H5OH है, इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एथिल अल्कोहल का, ठीक। और इसे हम एक सरल भाषा में कहें तो इसे मदिरा या शराब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इतना आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं। भाई हमने क्या बताया, आप स्टार्टिंग में थोड़ा लिखेंगे कि मतलब यहां पर लिखेंगे कि अल्कोहल सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, इसका सामान्य सूत्र C2H5OH है, इसे सरल भाषा में मदिरा या शराब के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपनी हेडिंग होगी अल्कोहल के कुप्रभाव। तो अल्कोहल के भैया कुप्रभाव क्या है, यानी इसके क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। देखिए बच्चों, इन सभी को रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप रट्टा मारो तभी चीजें होती हैं। अब अल्कोहल का कोई सेवन कर रहा, आपके भाई गांव में ही आप देख लो, अगर कोई शराब पीने वाला है तो उसके अंदर भाई क्या ऐसे मतलब बुरे प्रभाव उसके अंदर आएंगे। सबसे पहले वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, यानी बात बात पर लड़ाई झगड़ा करेगा। दूसरी चीज, वो अपने बीवी बच्चों को मारेगा, ठीक है। तीसरी चीज, अपने ही घर में चोरी करने लगता है। चौथी चीज है कि यानी वो क्या करेगा भैया, मतलब जैसे मतलब उसका क्या है, एक तो भाई दिमागी रूप से कमजोर होने लगता है, और तीसरा होता है कि वो सामाजिक मानसिक व्यवहारिक यानी हर तरीके से उसके अंदर बदलाव आएगा, और उसके बाद उसके अंदर अकेलापन, ये सारी चीजें। तो बर्बरता, बर्बरता का मतलब वही चीज कि जैसे दोस्तों के साथ में उसके संबंध वगैरह बिगड़ने लगेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यानी वो बहुत कुप्रभाव होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहला, इससे व्यक्ति के अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है, हमने बताया ना वही चीज, लड़ाई झगड़ा में हमेशा आगे रहेगा। अगला, इसके अत्यधिक सेवन से श्वसन घात, ठीक है, श्वसन घात, हृदय घात यानी हार्ट अटैक वगैरह, कोमा या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, यह है। अगला है, अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति धन की तंगी से चोरी का सहारा लेने लगते हैं, ठीक, हमने बताया वो चोरी तो करेंगे, घर में भी करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दरमियान यदि कोई महिला इसका सेवन करे तो गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक, यानी संतानें विकलांग वगैरह भी पैदा हो सकती हैं। अगला है, अल्कोहल का अधिक सेवन करने के कारण व्यक्ति में अकेलापन, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, यानी वो एकदम इधर उधर जहां है पड़ा रहेगा ऐसे ही लौटते, ठीक, और सोने की आदत, मित्रों से बिगड़ते संबंध आदि लक्षण उत्पन्न होंगे। ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में, उस आदमी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अल्कोहल के कुप्रभाव। चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट भैया अगला है कि रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार यानी अल्कोहल का रोकथाम व उपचार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम इस पर कैसे भाई रोक लगा सकते हैं, या इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, या फिर इनको हम युवा जो पीढ़ी है जो इन भाई बिगड़ रहे हैं, नशे की लत में हैं, इनको कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि बच्चों का लालन पालन उच्च स्तर पर होना चाहिए। अगर जो बच्चे हैं भाई उनका जो लालन पालन है कि उनका उच्च स्तर पर होगा, मतलब ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां इनसे कोई मतलब ही ना हो, तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग पे ये सारी चीजें रहेंगे ही नहीं। अगला है प्रत्येक बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। यानी आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूथ हैं भाई मेंटली प्रेशर के कारण ये सारी चीजों इन सभी चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। भाई कोई प्यार में धोखा खाया हुआ है, तो भाई कोई क्या है होता है ना कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब कोई तंगी के चक्कर में आकर के इसी में घुस जा रहा है, ठीक। या फिर कोई कहता ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई आता है तो बहुत ज्यादा खुशी में पीता है, तो कोई बहुत ज्यादा गम में पी लेता है। तो ये मेंटली प्रेशर होता है, किसी को घर से ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव है कि तुम इतने साल से पढ़ रहे हो बबुआ, इतने साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, आखिर क्या होगा, कैसे घर चलेगा। तो मतलब प्रेशर है कि नहीं। तो इन सब के कारण भी कभी कभार सोचते हैं कि यार टेंशन दूर करने के लिए चलिए थोड़ा सहारा ले लेते हैं इसका, क्योंकि इनसे होता क्या है, तो बाहर का इन सब के सेवन से उनको लगता है कि दुनिया एकदम हरी भरी है, रंगीन है, इसीलिए इनके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो यही चीज है कि बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा उनको मेंटली प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगला है बच्चों को कुसंगत से दूर रखना चाहिए, मतलब बुरी संगति से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी के प्रभाव में क्या है, वो इन सब का सहारा लेने लगते हैं। अगला है नशीले पदार्थों का आदि होने पर, मान लेते हैं अगर कोई आदि हो भी गया है तो उसे मनोवैज्ञानिक के संपर्क से सलाह लेनी चाहिए। यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक, उनके संपर्क मतलब उनसे संपर्क करना चाहिए और वो सही सलाह देंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं रोकथाम व उपचार में। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों को आज के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।